तो मेरे बेटा 2-3 तो आपके डाउट्स हैं और इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 दो एक्सरसाइज हम लोगों को कंप्लीट करनी है। थ्योरी मेरे ख्याल में आपने पढ़ ली होगी, आपको मैंने कल भी बता दिया था कि बेटा वीडियो जो मैंने भेजे हैं उसमें से पास कर लो और बर्नौलीज थ्योरम वाला आप पढ़ लीजिएगा। तो तुम्हारे 2-3 डाउट हैं, पहले कंटिन्यूएशन में पास कर लो और बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन निपटा लेते हैं एक्सरसाइज 3 और 4, फिर तुम्हारे डाउट्स बताता हूं। आज डाउट बाद में बताएंगे। मेरे बेटा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो रिलेटेड फॉर्मूले के बीच में बताता रहूंगा। ये कह रहे हैं when equal volumes of two metals are mixed, density is 4 kilogram per meter cube. When equal masses of same two metals are mixed, the mixture density is 3 kilogram per meter cube. Calculate the density of each material. कहना क्या चाह रहे हैं, हमने दो अलग अलग मटेरियल के बराबर वॉल्यूम लिए, पहले इक्वल वॉल्यूम है ना, जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम इसका, और दोनों को मिक्स कर दिया तो जो इसकी डेंसिटी आई, एवरेज डेंसिटी, वो बैठी 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब हमने उन्हीं दोनों मटेरियल के बराबर मासेस को ऐड किया, जितना मास इसका उतना मास इसका, तब जो एवरेज डेंसिटी आई वो आई 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इनकी डेंसिटीज क्या है, मान लो इसकी डेंसिटी है ρ1 और इसकी ρ2, इसकी डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी ρ2, तो ρ1 और ρ2 अलग अलग बताना है। ये है एवरेज डेंसिटी। मेरे बेटा एक बात बता, एवरेज डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका मास प्लस इसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। तो इसका मास V01 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, उसका मास V02 अपॉन टोटल मास हो गया, टोटल वॉल्यूम V प्लस V, नीचे हो गया 2V, V कॉमन आके कट गया और रह गई इक्वेशन ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 इज इक्वल टू 4। इस 2 को भी राइट साइड में ले जाओ और ये हो जाएगा 8, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने दोनों के बराबर मास लिए m और m, तो टोटल मास कितना हो गया बेटा, m प्लस m। अब नीचे क्या लेना है, टोटल वॉल्यूम, तो पहले का वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी यानी m अपॉन ρ1, और दूसरे का वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी यानी m अपॉन ρ2। ऊपर m प्लस m बन जाता है 2m, m कॉमन आके कट गया, यहां से और यहां से। इसकी हेल्प से आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट मार दो, नीचे होगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 ρ2, ρ1 ρ2 ऊपर चला गया, नीचे बचेगा ρ1 प्लस ρ2, और ρ1 प्लस ρ2 है 8, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा बेटा 8 और 2 4 8, और नीचे बचेगा 4, 4 उधर जाके 3 में मल्टीप्लाई हो गया 12। दोबारा देख लेना वीडियो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जो सिंपल काम किया है वो आप समझ गए होंगे। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लो, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, आंसर आ जाएगा। वैसे मुझे ओरली दिख गया 6 और 2 है आंसर, 6 प्लस 2 8 और 6 इंटू 2 12। तो एक की डेंसिटी है 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और दूसरे की 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट वेट ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड वाज 18.75 किलो न्यूटन, फाइंड स्पेसिफिक वेट। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला बताना है कि स्पेसिफिक वेट किसे कहते हैं। स्पेसिफिक वेट कहते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम को।
तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल में वेट भी लिखा मिल जाएगा, वॉल्यूम भी लिखा हुआ है शीट में, आपकी शीट आपके पास है ये, तो दोनों को डिवाइड करके स्पेसिफिक वेट निकाल लेना, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 4 मीटर क्यूब और वेट ऑफ द लिक्विड इज 30.2 किलो न्यूटन। ये तो 30.2 किलो न्यूटन 30,200 न्यूटन इसका वेट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ मेरे बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहूं या रिलेटिव डेंसिटी कहूं? ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। चीजें पानी से कितने गुना भारी है। मान लो मैं कह रहा हूं पेन की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, यानी इसकी डेंसिटी पानी से 5 गुना ज्यादा है। यदि पानी की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो इसकी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। रिलेटिव डेंसिटी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दोनों का एक ही वैल्यू है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों का एक ही मतलब है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जिस लिक्विड का वेट पता है और वॉल्यूम पता है, आपको उसको उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो वेट को लिखिए mg, g को ले लीजिए 10, तो 10 से एक 0 कट गया, ये है इसका मास। अब आपको हिंट दिए जा रहा हूं जिसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्यों लिखे, तो मास इसका पता है, वॉल्यूम इसका पता है, दोनों को डिवाइड करके आपको डेंसिटी मिल जाएगी। 3020 को 4 से डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देना, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से डिवाइड कर देना, और आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी, या कह दो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन 4 है मरकरी बैरोमीटर रीड्स 75 सेंटीमीटर। देख बेटा, किसी भी लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है, लिक्विड कॉलम की ऊंचाई यदि h है तो उसका प्रेशर होता है h रो जी। बैरोमीटर में क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो लिक्विड के प्रेशर के बराबर होता है। देखिए, ये है एटमॉस्फेयर का प्रेशर और ये है लिक्विड कॉलम का प्रेशर। लिक्विड के अंदर यदि 2 पॉइंट एक ही लेवल पर हैं तो दोनों के ऊपर प्रेशर सेम होता है। इस पॉइंट के ऊपर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर है लिक्विड का प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर h रो जी के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब लिफ्ट रुकी हुई थी, एक लिफ्ट में बैरोमीटर है, जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो लिक्विड कॉलम की हाइट 75 सेंटीमीटर थी, समझ गए। अब यदि लिफ्ट डाउनवर्ड जाने लगे विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होगी। मेरे बेटा पहले क्वेश्चन सुन लिया करो, ये कहना क्या चाह रहे हैं। रुकी हुई लिफ्ट में जब ये बैरोमीटर रखा तो मरकरी कॉलम की हाइट दे रखी है 76 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अब यदि लिफ्ट नीचे जाने लगे तो लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होगी। एक बात बताओ, रुकी हुई लिफ्ट में एटमॉस्फेयर का प्रेशर h 0.75 मीटर, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, और g, ये रुकी हुई लिफ्ट से मैंने एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाला h रो g। रुकी हुई लिफ्ट में h है 0.75 मीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी और g। अब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे निकालूंगा, बैरोमीटर से, इसी बैरोमीटर से। h पता नहीं, वो तो हमें निकालना है। रो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे जाती हुई लिफ्ट में g जो है g माइनस ए हो जाता है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपने काइनेमेटिक्स में बहुत करे हैं, लॉज ऑफ मोशन में करे हैं कि लिफ्ट जब नीचे जाती है तो इफेक्टिव वेट mg नहीं mg माइनस ए लेते हैं। तो जब रुकी हुई लिफ्ट थी तो हाइट दे रखी है और g को g रखा, नीचे जाने लगी तो हाइट निकालनी है और g को g माइनस ए रखा। a जहां पर है 1,
लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चाहे लिफ्ट रुकी हो या लिफ्ट चल रही हो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बदलेगा नहीं। यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 0.75 रो जी इज इक्वल टू एच रो जी माइनस ए। रो से रो उड़ गया, मरकरी की डेंसिटी, जी को रख देना 9.8 या 10 और एक्सेलरेशन रख देना 1, एच निकल आएगा। यदि लिफ्ट ऊपर जाती तो ये जी प्लस ए हो जाता, लेकिन फिलहाल नीचे जा रही है तो जी माइनस ए फॉर्मूला रहेगा। अगला क्वेश्चन पास्कल लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ पिस्टन P2 is 50 और डायमीटर ऑफ P1 is 10। ये मेरे पास एक सिस्टम है, दो पिस्टन है P1 और P2 सेम लेवल पर, डायमीटर एक का दे रखा है 50 सेंटीमीटर और दूसरे का डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। What force is exerted on P2 if 1 Newton is applied on P1? यदि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं 1 न्यूटन, ठीक, तो वो पूछ रहे हैं यहां कितना फोर्स डेवलप होगा। तो जवाब है पास्कल लॉ के हिसाब से प्रेशर सेम रहता है, लेकिन एक बात याद रखना, पास्कल लॉ यदि सेम लेवल पर है तभी सेम प्रेशर होता है, नहीं तो ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाएगा। कैसे वो आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। यहां प्रेशर कितना है, F1 अपॉन पाई d1 स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर, और यहां प्रेशर कितना है F2 अपॉन पाई d2 स्क्वायर बाई 4, पाई से पाई उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया। अब देखें क्या क्या मालूम है, d1 d2 दोनों नोन, F1 1 न्यूटन नोन, F2 निकालना है तो निकल जाएगा, अब इसमें कुछ बचा थोड़ी। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहते हैं ये, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर ट्यूब इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्यूब है, जो ये वाइडर सेगमेंट है और ये नैरो सेगमेंट है। यहां पिस्टन है, यहां लिक्विड कॉलम है, पिस्टन नहीं है, ये पिस्टन मासलेस है। सीधी सी बात, दोनों में लेवल सेम होगा, ठीक। अब ये कहते हैं जो ये वाइडर पोर्शन है इसका एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके ऊपर एक 16 किलो का मास रख दें, 16 जी वेट रख दें, तो बताइए इसका लेवल इससे कितना ऊपर उठा हुआ मिलेगा। भाई यदि यहां वेट रखोगे तो पिस्टन दबेगा, लिक्विड उठा हुआ होगा, तो यानी कि ये दोनों सेम लेवल पर नहीं है। कोई बात नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लेवल पर है। इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का प्रेशर है, इस पॉइंट के ऊपर वेट का प्रेशर है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, सेम लेवल पर यदि दो पॉइंट है लिक्विड के अंदर तो उन पर प्रेशर सेम होता है। तो यहां पर तो लिक्विड का प्रेशर है, यानी कि बेटा एच रो जी। इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का प्रेशर है, इस पॉइंट के ऊपर वेट का प्रेशर है। वेट का प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए, यानी कि एम जी अपॉन ए, 16 जी अपॉन ए। समझ में आ गया। अब पूरा एसआई सिस्टम में करो तो एसआई में करना, सीडीएस में करो तो सीडीएस में करना, जी तो कट गया। और कंटेनर में भरा हुआ है this difference in area of cross section of wider tube इतना मास the difference in level of water। पानी भरा हुआ है। क्यों मैं पढ़ रहा था ये दोबारा, क्योंकि मुझे डेंसिटी रखनी है।
तो मैं सीजीएस में ही सॉल्व कर देता हूं। सीजीएस में वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई में वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रो आपको दे दिया, एरिया सीरीज में 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन फिर मास जो है वो 16 किलो नहीं 16,000 ग्राम रखना पड़ेगा। छोटा मोटा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में जब कंपटीशन की टेंशन होती है ना, जब कंपटीशन दे रहे होते हैं तो ऐसी केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती है कि सारा रख दिया सीडीएस में और मास रखा है किलोग्राम में। अब उसे भी तो ग्राम में रखो, या फिर इसे किलोग्राम में रखना है तो इसे मीटर स्क्वायर में रखो। खैर इतने छोटे बच्चे नहीं हो, समझ गए। तो एच निकल जाएगा, निकाल लेना। बस तुम्हें तो ये याद रखना है, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा। यदि 2 पॉइंट एक ही लेवल पर है तो दोनों पे प्रेशर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये यूट्यूब का न्यूमेरिकल है। एक यूट्यूब में मरकरी भरा हुआ था, मरकरी भरा हुआ है। अब वो कह रहे हैं यदि एक लिंब में एक साइड 27.2 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाए तो दूसरा लेवल कितना उठ जाएगा। मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये मरकरी लेवल उठेगा। मान लो ये मरकरी लेवल यहां से एच ऊपर उठ गया, तो यहां मरकरी लेवल एच नीचे गिर गया। मैंने इधर से पानी डाला, पहले मरकरी को ही देख लो, इधर से पानी डाला, यहां मरकरी ऊपर उठ गया। तो यदि ये अपने, ये क्या है पुराना लेवल, ये पुराने लेवल से मरकरी एच ऊपर चला गया तो ये पुराने लेवल से एच नीचे चला गया मरकरी। जो इसमें पानी भरा है वो 27.2 सेंटीमीटर हाइट का पानी भरा है। अब यहां पर जो तुम क्वेश्चन का तरीका देखो, जो मरकरी और वाटर का जंक्शन है वहां एक लाइन खींच लो। इस लाइन से नीचे इधर भी मरकरी है, इधर भी मरकरी है, लेकिन यहां पर इस लाइन के ऊपर है वाटर 27.2 सेंटीमीटर और इस पॉइंट के ऊपर है मरकरी कितना 2H। ओरिजिनल लेवल से H ऊपर गया, ये ओरिजिनल लेवल से H नीचे गया, तो दोनों लेवल में मरकरी लेवल में 2H का डिफरेंस हो गया। तो ये मरकरी कॉलम कितनी ऊंचाई का है 2H और ये वाटर कॉलम कितनी ऊंचाई का है 27.2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो और ना समझ में आए तो माइक ऑन करके दोबारा पूछो। दोनों में मरकरी था, एक में पानी डाला, जिधर पानी डाला वो नीचे गया, ये ऊपर गया। अब यदि ये H नीचे गया, ये H ऊपर गया, तो दोनों मरकरी लेवल में 2H का डिफरेंस आ गया। ये है पहला मरकरी लेवल, ये दूसरा मरकरी लेवल, तो उनमें 2H का डिफरेंस है। हमेशा बाउंड्री कहां बनाओगे, ये लाइन कहां खींचोगे, जहां दोनों लिक्विड का जंक्शन होगा। इससे नीचे तो दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन है, इसके ऊपर वाटर कॉलम का प्रेशर है, इधर मरकरी कॉलम का प्रेशर। लेकिन बेटा ये दो पॉइंट सेम लेवल पर है, तो जितना प्रेशर सेम लेवल सेम प्रेशर का सिद्धांत याद रखना। जितना प्रेशर यहां है उतना ही यहां है, तो यहां कितना प्रेशर है H रो जी, H यानी कि 2H मरकरी की हाइट, रो मरकरी की डेंसिटी, G काट दिया। किससे काट दिया मैं बता रहा हूं। अब इधर आ जाओ, वाटर का प्रेशर सीडीएस में ही कर रहा हूं, H 27.2, रो वाटर की डेंसिटी, G कट गया, G उधर इधर से कट गया। अब वाटर की डेंसिटी सीडीएस में 1 होती है, मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है सीडीएस में, वैसे दे भी रखी है। 13.6 का डबल 27.2, 27.2 से ये कट गया तो H आ गया 1 सेंटीमीटर। यानी मरकरी कॉलम ये 1 सेंटीमीटर दब गया, ये 1 सेंटीमीटर उठ गया और दोनों में मरकरी कॉलम में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, certain block weighs 15 Newton in air
जब हम किसी का एयर में वेट निकालते हैं, किसी भी बॉडी का, सॉलिड का, तो वो होता है वी रो जी। वी है सॉलिड का वॉल्यूम, रो है सॉलिड की डेंसिटी और इनटू जी, सॉलिड का वॉल्यूम इनटू सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड का मास, ये कोई सॉलिड है, और सॉलिड का मास इनटू जी, सॉलिड का वेट। जब हम इसे लिक्विड में पूरा डुबा देते हैं तो इस पे अब थ्रस्ट कितना लगता है? वी वॉल्यूम का सॉलिड पूरा डुबा दिया, तो आर्किमिडीज के अनुसार अब थ्रस्ट होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, वो होता है वी सिग्मा जी। वी क्या है? सॉलिड का वॉल्यूम यानी कि डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। भाई कोई भी बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाएगी। अब थ्रस्ट और इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, दो देख लीजिएगा, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो अब थ्रस्ट हो गया वी सिग्मा जी, तो हटाएगा लिक्विड का वॉल्यूम यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। बेटा मेरी आदत है जब भी अब थ्रस्ट का क्वेश्चन आता है, वैसे तो मैं कुछ भी मान लूं, अब थ्रस्ट के क्वेश्चन में सॉलिड की डेंसिटी को मैं रो कहता हूं और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा, पता नहीं कब से आदत पड़ी हुई है। अब थ्रस्ट के अलावा मैं लिक्विड की डेंसिटी को भी रो कह देता हूं, क्यों? यहां लिक्विड की डेंसिटी को सब जगह रो नहीं कह रहा, लेकिन जहां थ्रस्ट का क्वेश्चन आया उसमें यदि मैंने रो लिख दिया तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और सिग्मा लिख दिया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड का वेट एयर में वी रो जी, लिक्विड में डुबाने पर लगा हुआ थ्रस्ट वी सिग्मा जी। यदि पूरा डुबाया है तो इफेक्टिव वेट कितना होगा लिक्विड के अंदर? तो जवाब है लिक्विड के अंदर वेट में से अब थ्रस्ट माइनस हो जाएगा, यानी वी रो जी में से वी सिग्मा जी माइनस हो जाएगा, तो वी रो माइनस सिग्मा जी। तो यदि मैं कहूं सॉलिड का एयर में वेट वी रो जी, पूरा लिक्विड में डूबने पर अब थ्रस्ट वी सिग्मा जी, इफेक्टिव वेट यानी कि वेट माइनस अब थ्रस्ट वी रो माइनस सिग्मा जी। अच्छा, यदि हम सॉलिड का वॉल्यूम है वी, उसे लिक्विड में डुबाए लेकिन पार्शियल, तो फिर अब थ्रस्ट वी सिग्मा जी नहीं होता, फिर होता है वी डैश सिग्मा जी। वी डैश है डूबा हुआ वॉल्यूम या लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम। ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? क्या पूरे अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाएगा? जवाब है नहीं, सिर्फ डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाएगा, और डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड यानी वी डैश। तो याद रखिए, क्या क्या याद रखना है? सॉलिड का एयर में वेट वी रो जी, पूरा लिक्विड में डूब जाए तो अब थ्रस्ट वी सिग्मा जी, यदि पार्शियली लिक्विड में डूबा हो तो अब थ्रस्ट वी डैश सिग्मा जी, वी डैश सिग्मा जी। ठीक है बेटा, और यदि पूरा लिक्विड में डुबा दें तो इफेक्टिव वेट यानी कि वेट माइनस अब थ्रस्ट, तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। तो काम का बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था, वो कह रहे हैं बेटा एक सॉलिड का एयर में वेट 15 न्यूटन है। एयर में वेट तो वी रो जी होता है, तो वी रो जी है 15 न्यूटन। फर्स्ट इक्वेशन, 12 न्यूटन वेट है जब वाटर में इमर्स किया, जब पानी में डुबा दिया, तो इसका वेट है वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, पानी में डुबाने के बाद इफेक्टिव वेट ये है 12 न्यूटन। दूसरी इक्वेशन, लेकिन सिग्मा क्या है? वाटर की डेंसिटी। अब इसे सॉलिड को लिक्विड में डुबा दिया किसी तीसरे लिक्विड में, तो वेट है 13 न्यूटन। तो यदि लिक्विड में डुबाया तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी फिर लगेगा लिक्विड में, लेकिन अब सिग्मा होगा लिक्विड का, डेंसिटी होगी लिक्विड की, ये है 13 न्यूटन। तो बताइए लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं बेटा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक तो लिक्विड, जिस लिक्विड में डुबाया उसकी रिलेटिव डेंसिटी, और तुम्हारे को बताना है सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी। इक्वेशंस आ गई हैं, आंसर निकालना सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं इसे लिखूं उससे पहले जरा बताओ, सॉलिड का एयर में वेट वी रो जी, सॉलिड का वाटर में वेट वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। सिग्मा किसका? वाटर का।
सॉलिड का लिक्विड में वेट वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। सिग्मा किसका? लिक्विड का। रो तो सारे में ही सॉलिड की डेंसिटी है। आप क्या करो, सेकंड को पहले वी रो जी की वैल्यू रख दो। वी रो जी है 15 न्यूटन, तो यहां रख दो वी रो जी को 15 न्यूटन। 12 को इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ, तो वी सिग्मा जी 3 आएगा। करके देख लो, वी सिग्मा जी क्या आएगा? 3। अब आप वी रो जी की वैल्यू यहां रख दो 15 न्यूटन। 13 को लेफ्ट में ले आओ, वी सिग्मा जी को राइट ले जाओ, तो 15 माइनस 13 2 आएगा। ये आ गया 2। अब आप क्या करो, सबसे पहले थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो। थर्ड को सेकंड से, तो V से V कट गया, G से G कट गया, बचेगा सिग्मा लिक्विड अपॉन सिग्मा वाटर इज इक्वल टू 2/3। लेकिन ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी को तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो ये आ गई रिलेटिव डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, क्योंकि आपने लिक्विड की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिया है। अब आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। V से V कट गया, G से G कट गया, तो बचेगा रो बाई सिग्मा W। रो बाई सिग्मा W 15/3। अब ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी किसकी? सॉलिड की। ये तसल्ली से समझने के न्यूमेरिकल होते हैं, इनमें टिपिकल कुछ भी नहीं होता। बस मेन बात है आपके कंसेप्ट किस हद तक क्लियर है, इस बात पे निर्भर करता है। यदि कंसेप्ट पूरे क्लियर है तो इस सबसे आसान चैप्टर है ये। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप जानते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, अपथ्रस्ट, पता नहीं क्या क्या भरे पड़े हैं। तो फॉर्मूले ज्यादा होने से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन पक्के करते हुए चलो। पर ऐसे जब वीडियो देखो ना, वीडियो ऐसे नहीं कोई भी देखने लगो। अभी जैसे कल एक बच्चा पूछ रहा था, सर सरफेस टेंशन वाली वीडियो देख रहा हूं। मेरे बेटा शीट आपको क्यों दी है? आप अगली एक्सरसाइज पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के आइडिया लगा लिया करो कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल होंगे, उसी टॉपिक की वीडियो देखो। अब जैसे आज बर्नौलीज थ्योरम होने हैं मान लो, या थ्रस्ट होने हैं, तो इन्हीं की वीडियो देखो। अभी सरफेस टेंशन जब आएगा तब उसकी देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, a block of wood floats in water with 2/3 volume submerged। एक लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, वो पानी में तैर रहा है और उसका 2/3 वॉल्यूम, यानी कि जो V डैश है डूबा हुआ वॉल्यूम, वो 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम है जब पानी में तैर रहा है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? अब इसी वुडन ब्लॉक को, इसी ब्लॉक को ऑयल में तैरा दिया। ऑयल में फ्लोट करा दिया। अब वो कह रहे हैं कि ब्लॉक फ्लोट्स विद 9/10 वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अब V डैश जो है वो 9/10 टाइम्स या 0.9 टाइम्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम है, बस और कुछ नहीं। फाइंड डेंसिटी ऑफ वुड एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल। आपको वुड की और ऑयल की डेंसिटी बतानी है। मेरे बेटा एक बात बता, ये तैर रहा है ना, कोई चीज तैरती कब है? जब सॉलिड का वेट और लिक्विड का थ्रस्ट बराबर हो। सॉलिड का वेट तो V रो जी होता है, सॉलिड का वेट, और लिक्विड का थ्रस्ट क्योंकि पार्शियली डूबा हुआ है तो V डैश सिग्मा जी। सिग्मा किसका लोगे? वाटर का। G से G कट गया, इस V डैश की जगह रख देना 2/3V। V से V कट के बचेगा 2/3, यानी रो जिसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं वो 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। निकल जाएगा, रो निकल गया।
रो निकलने के बाद दूसरा, फिर सॉलिड तैर रहा है। यदि सॉलिड तैर रहा है तो वेट और थ्रस्ट फिर बराबर है। वेट का फॉर्मूला है वी रो जी, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला है वी डैश सिग्मा जी। अब सिग्मा क्या है, डेंसिटी लिक्विड की या ऑयल की। जी से जी उड़ गया, वी डैश की वैल्यू है 9/10 वी लिखा नहीं क्योंकि वी काट दिया। रो पहले पार्ट में निकाल दिया था, रख देना तो सिग्मा आ जाएगा लिक्विड का। तो जो फर्स्ट पार्ट से रो आया था उसे पुट कर दो तो सिग्मा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 700 ग्राम सॉलिड क्यूब, एक हमारे पास सॉलिड क्यूब है जिसका मास 700 ग्राम है और साइड 10 सेंटीमीटर है। क्यूब है ये, 10 सेंटीमीटर साइड। सीजीएस में कर रहा हूं सारा सॉल्व। ये पानी में तैरता है तो कितना वॉल्यूम बाहर होगा, पहले ये निकाल ले, पानी में कितना वॉल्यूम अंदर होगा। मान लो पानी के अंदर इसकी h हाइट है, पानी के बाहर 10 - h हाइट है, इतना पानी के अंदर है ये डूबा हुआ और तैर रहा है। तो क्या सिखाया, जब तैर रहा है तो वेट और थ्रस्ट बराबर होंगे। अब वेट mg ले लो क्योंकि मास दिया हुआ है सॉलिड का वेट। अब थ्रस्ट v डैश सिग्मा जी, पूरा डूबे तो v सिग्मा जी, पार्शियली डूबे तो v डैश सिग्मा जी। v डैश क्या है, डूबा हुआ वॉल्यूम। पानी में तैर रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखते रहो, g से g कट गया। मास इसका है 700 ग्राम सीजीएस में। v डैश डूबा हुआ वॉल्यूम, तो डूबे हुए वॉल्यूम में 10 × 10 × h, 10 लंबाई 10 चौड़ाई और h ऊंचाई डूबी हुई है, तो 10 × 10 × h यानी कि 100h। डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो h आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। यदि 7 सेंटीमीटर डूबा हुआ है तो 3 सेंटीमीटर बाहर है, और 3 सेंटीमीटर बाहर है तो कितना वॉल्यूम आउटसाइड है, 10 × 10 × 3, 10 × 10 × 3 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आउटसाइड है। और आप सीधे v डैश भी निकाल सकते थे, ना इसे HOH मानते, v डैश m के बराबर हो जाता, सिग्मा तो 1 है, तो जितना m है 700 उतना ही v डैश है, तो v डैश 700 सीजीएस यूनिट यानी 700 मीटर सेंटीमीटर क्यूब अंदर है, और पूरा वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब बाहर है इसका। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11। हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3। क्या कह रहे हैं, इफ ब्लॉक ऑफ आयरन डेंसिटी 5, डायमेंशन एक क्यूब है आयरन का और डेंसिटी इसकी दे रखी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आयरन क्योंकि सॉलिड है और अपथ्रस्ट का क्वेश्चन है, तो अपथ्रस्ट के क्वेश्चन में सॉलिड की डेंसिटी को मैं क्या लेता हूं, रो आ गया। साइड है 5 सेंटीमीटर हर एक साइड, 5 5 5, ठीक। was weight while completely submerged in water, इसे पानी में पूरा डुबा करके वेट निकाला गया, तो क्या आएगा, पूरा डुबाने पर इफेक्टिव वेट होता है इसका रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो वेट तो है बेटा वी रो जी, पूरा वेट सॉलिड का, और अपथ्रस्ट
पार्शियली डूबा हो तो v डैश सिग्मा जी, पूरा डूबा हो तो v सिग्मा जी, और v पहले बताया तो था, तो v रो माइनस सिग्मा जी। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 5 इंटू 5 रख देना, रो माइनस सिग्मा, रो है 5, पानी में डुबाया है तो पानी की डेंसिटी है 1 सीजीएस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी, जी में बच्चे बहुत गलत करते हैं, जी को रख देंगे 9.8, बेटा वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और तुम सारा सीजीएस में कर रहे हो, तो जी जब सीजीएस में करो तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर रफली जैसे आप जी को 10 मान लेते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप फिर जी को 10 की बजाय 1000 लोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, सीरीएस में यदि सॉल्व कर रहे हो तो जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई में तो आप और अप्रॉक्स लेना हो तो 1000। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन 11th हो गया। एक्सरसाइज 3 के अनसॉल्व मैंने करा दिए। जैसे कि आदत पता है, सॉल्व, कंसेप्चुअल, थ्योरी, ये सब आप पढ़ के कल डाउट पूछेंगे। अगला एक्सरसाइज 4। बेटा एक्सरसाइज 4 में बस 2 फॉर्मूले याद रखना। यदि किसी पाइप का एरिया है ए, 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूं, उसमें लिक्विड वी वॉल्यूम से फ्लो कर रहा है, तो कितना वॉल्यूम हर सेकंड इसमें एंटर करेगा, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होता है ए इंटू वी। पूरी वीडियो बनी हुई है अलग, जिसमें वेंचुरीमीटर, बर्नौलीज थ्योरम सब थ्योरी पढ़ा रखी है, वो आधा घंटे की वीडियो है, 2-3 देख लेना। ये होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। दूसरा बर्नौलीज थ्योरम, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी H2। ये बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला है, प्रूफ इसका पूरा हुआ है। तीसरा, यदि किसी कंटेनर में हो होल, होल से बाहर निकलने वाला लिक्विड की वेलोसिटी होती है √2gh, जहां h होल की गहराई है लिक्विड लेवल के नीचे, और हर सेकंड कितना लिक्विड बाहर आएगा, हर सेकंड कितना लिक्विड बाहर आएगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो जवाब है होल का एरिया इंटू वेलोसिटी। तो होल का एरिया दिया हुआ होगा, यदि ए होल का एरिया, ओरिफाइस बोलते हैं इसे, और वेलोसिटी है √2gh। एक चीज और याद रखिएगा, यदि आपसे कहें कि यहां पर एक होल है और ये लिक्विड भरा हुआ है h ऊंचाई तक, खाली होने में t टाइम लगा, यदि 2h ऊंचाई तक भर दे तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √h के। यदि h ऊंचाई को खाली होने में t टाइम लगा तो 2h ऊंचाई के लिक्विड को खाली होने में उसी होल से √2 टाइम्स ज्यादा समय लगेगा। यदि 3 गुना ऊंचाई तक भरा हुआ है तो √3 टाइम्स ज्यादा समय लगेगा। ये याद रखिएगा। इस पर भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा माइक किसी का ऑन है, बंद करिए। यहां पर जो ज्यादा सिंपल होगा उसका बस हिंट दे रहा हूं। उन्होंने एक पाइप दिया है, ये तीनों एरिया गिवन है, A1 A2 A3 की वैल्यू लिखी हुई है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है।
यहां से लिक्विड आके कुछ लिक्विड यहां से जा रहा है, कुछ लिक्विड यहां से जा रहा है। तीनों एरिया गिवन है, दो वेलोसिटी गिवन है, तीसरी वेलोसिटी निकालनी है। एक बात बता, हर सेकंड कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है? A1 V1 वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड। यहां से कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है? A2 V2 हर सेकंड। यहां से कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है? A3 V3 हर सेकंड। तो लेकिन पूरे सिस्टम में हर सेकंड जितना पानी एंटर करे, लिक्विड एंटर करेगा, उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा। वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग द सिस्टम पर सेकंड। रख देना, तीनों एरिया रख देना, दो वेलोसिटी रख देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्यूब है ऐसी, हाइट हमेशा सेंटर, ऐसा लगता है जैसे इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ज्यादा है। हाइट हमेशा सेंटर ऑफ द ट्यूब की निकालते हैं। यदि सेंटर ऑफ ट्यूब की हाइट निकालोगे तो दोनों तरफ हाइट सेम है। तो ये कह रहे हैं बेटा, वाटर फ्लोज इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन। प्रेशर ऑफ द वाटर चेंजेस बाय 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं कि बेटा एक तरफ एरिया है 30, एक तरफ है 15, और यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है, इसे कह देता हूं 1:2। यहाँ की वेलोसिटी होगी V1, एरिया होगा A1, जो भी होगा 1 लगाऊंगा, प्रेशर होगा P1। तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, दोनों का डिफरेंस 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो बताइए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है? पानी बह रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। पहले एक बात बताओ, मैंने P1 माइनस P2 ही क्यों लिखा? P2 माइनस P1 क्यों नहीं? तुम्हें मालूम है बेटा, जहां एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है, और जहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर हाई होता है। आपको 11th वाले वो कंसेप्ट याद आ जाएंगे, टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं आंधी तूफान में। एरोप्लेन कैसे लिफ्ट लेता है? जब एरोप्लेन के विंग के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब यदि वही सब यहाँ पढ़ाने लगा तो फिर तो आगे बढ़ लिया, तो वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो जहां एरिया ज्यादा वहां लिक्विड की वेलोसिटी कम, और लिक्विड की वेलोसिटी कम तो प्रेशर हाई। तो P1 हाई है P2 से। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला। रो जी H1 और रो जी H2 कट गए क्योंकि हाइट दोनों तरफ सेंटर की सेम है। तो P1 माइनस P2 किसके बराबर हो गया? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। एक बात बता, A1 V1 है वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, और A2 V2 है वॉल्यूम लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड। A1 V1 वॉल्यूम एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड, A2 V2 वॉल्यूम लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड। लेकिन वॉल्यूम एंटरिंग और वॉल्यूम लीविंग तो बराबर होते हैं, तो A1 V1 को भी V मान लो, A2 V2 को भी V निकाल दो। यही V निकालना है, वॉल्यूम एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड निकालना है। तो V1 इसे लिख दो A1, और ये ले जाओ यहां A2। तो V1 है V अपॉन A1, जहां कैपिटल V है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। यदि V1 को V अपॉन A1 और V2 को V अपॉन A2 रख दिया जाए, तो अब देखते हैं हम पे क्या क्या मौजूद है। A1 और A2 ऐसा यूनिट में कर लेना, मौजूद है। एरिया 1 और एरिया 2 नोन है। मैंने यहां स्मॉल A1 लिया है, तो यहां भी स्मॉल A1 और A2 लिख देता हूं। नोन है, एक है 30 और एक है 15, रख देना। वाटर है
वाटर की डेंसिटी नोन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। P1 माइनस P2 नोन है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V दोनों में सेम है, वॉल्यूम एंटरिंग और वॉल्यूम लीविंग द ट्यूब पर सेकंड, तो V स्क्वायर निकल जाएगा। और जब V स्क्वायर निकल जाएगा तो V निकल जाएगा, और यही V तो निकालना था, वॉल्यूम फ्लोइंग द ट्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंटेनर में एक होल है, एक कंटेनर में एक होल है जो लिक्विड लेवल से 3.5 मीटर नीचे है, फाइन होल है। बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ये जो लिक्विड बाहर निकलता है इसे बोलते हैं फ्लक्स, स्पेलिंग होती है EFF LUX। तो कुछ बच्चे गलती से इसे इफ्लक्स पढ़ते हैं। भैया ये अंग्रेजों की मत सुना करो, ये नॉलेज में भी के क्यों लगा रखा, आज तक तो मुझे पता चला नहीं है, का नॉलेज तो है नहीं। तो ये इफ्लक्स लिखा जाएगा EFF LUX, लेकिन बोलेंगे कभी भी इफ्लक्स नहीं, बोलेंगे फ्लक्स। तो ये वेलोसिटी निकालनी है, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gh। h इसकी लिक्विड की सरफेस से गहराई वो देती, g मालूम है, 2 मालूम है, वेलोसिटी निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं एक टैंक है, लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक, पिस्टन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर फिल्ड विद वाटर। इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, इट इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है। ठीक है बेटा, देयर इज अ स्मॉल होल एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 1 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रहे बॉटम से ऊंचाई दे दी है, एक होल है। देयर इज अ स्मॉल होल at a height 1 meter from the bottom. Movable piston of mass 5 kg is fitted on the top. यहाँ पर एक पिस्टन लगाया गया है, ये जो मूवेबल पिस्टन है ये 5 किलो का खुद है, ठीक, फिटेड ऑन सच दैट इट कैन स्लाइड इन द टैंक फ्रीली। ये ऊपर नीचे बिना फ्रिक्शन के जा सकता है। इसके ऊपर 45 किलो का मास रख दिया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा वो बताओ। ये हाइट दे रखी है उन्होंने 7 मीटर, ये हाइट। चल भाई करते हैं। ऐसा है पिस्टन का एरिया बहुत बड़ा है, इसका एरिया नेग्लिजिबल है, तो यहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत तेज वेलोसिटी से निकलेगा, ये बहुत ना के बराबर वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। जबकि फैक्ट तो यह है कि जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, कुछ तो वेलोसिटी होगी, लेकिन लार्ज पिस्टन कहने का मतलब यह है कि वो जब लिक्विड इतना सारा बाहर निकलेगा तो पिस्टन नेग्लिजिबल नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 लेना। मेरे बेटा आप जानते हो यहां पर कितना प्रेशर है, इसे पॉइंट नंबर 1 कह देता हूं, इसे पॉइंट नंबर 2, बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूं। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 50 किलो का हो गया 50 जी अपॉन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है। प्लस यहां एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर मौजूद है, भाई एटमॉस्फेयर भी दबा रहा होगा, तो एक तो पिस्टन का प्रेशर 50 जी अपॉन ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर वेलोसिटी 0 प्लस रो जी H1
P1 total pressure at this point plus half rho V square V0 plus rho G H1 is equal to P2। जब लिक्विड बाहर आएगा तो कौन से प्रेशर से सामना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर जब V वेलोसिटी से निकल रहा है प्लस रो जी H2 और H2 इसकी 1 मीटर है। PA से PA कट गया, रो से रो काट देना, G से G की वैल्यू रख देना और V निकल जाएगा। अच्छा यही एक बात बताओ, यदि ये H1 होता और ये H2 होता और इस पे वेट ना रखा होता, सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता, तो मैं यहां कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एटमॉस्फेयर यहां होता, सिर्फ यहां ये होता है H1 और ये होता है H2। जरा एक बात बता, यहां प्रेशर है PA, सिर्फ एटमॉस्फेयर होता, वेलोसिटी है 0, हाफ रो V स्क्वायर खत्म प्लस रो जी H1। यहां पर बाहर आते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, हाफ रो V स्क्वायर रो जी H2, तो PA से PA कट जाता, रो से रो कट जाता, तो हाफ V स्क्वायर किसके बराबर होता? GH1 माइनस GH2। 2 को ऊपर ले जाते तब वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता। तो मैंने तुम्हें जो बता रखा है √2GH, ये वही तो आ गया। H आप क्या लेते हो? यहां से गहराई, ये गहराई H1 और H2 का डिफरेंस ही तो है, तो आप H1 माइनस H2 को H लिख सकते हो। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो प्रूफ कर दिया। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ कोई मास वास ना रखा हुआ हो। मास रख देंगे तो प्रेशर में ऐड हो जाएगा, तब वो √2GH मत लगाना, ये ध्यान रखना। √2GH तभी लगाना जब जो ओपन एरिया है ऊपर उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो एटमॉस्फेयर के सिवा। क्वेश्चन नंबर 5 ओरल क्वेश्चन है। एक कंटेनर में H ऊंचाई तक लिक्विड भरा गया, वो और बॉटम में होल है, वो T टाइम में खाली हो गया। यदि 2H ऊंचाई तक लिक्विड भरे तो कितने टाइम में खाली होगा? T प्रोपोर्शनल टू √H। हाइट को दुगना कर दिया तो टाइम √2 टाइम्स हो जाएगा, √2T। तो एक्सरसाइज 4 में जितने दिए हुए थे वो भी हो गए। अब इसके बाद मतलब इस चैप्टर की तो यार वीडियो ज्यादा देखो, भले ही तुम वैसे देखते हो या नहीं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है ना। मेरे करवाने से कुछ भी नहीं होने के। जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। मैं तो और 50 न्यूमेरिकल करा दूंगा और 100 करा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको कैसे होगी? जब थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तभी न्यूमेरिकल होते हैं। बच्चे वो गलत करते हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल पे लगे रहते हैं, थ्योरी के अरे कोई नहीं फार्मूला रट लो। अरे फार्मूला तो रट ही लो, लेकिन वो आया कैसे, जब ये पता रहता है तो तुम डीप में घुस जाते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो इसकी। तुम्हें मैंने काफी 30-40 वीडियो दे रखी है, आराम से पढ़ो। आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। आपको अरे नहीं हुआ, तुम्हारे 2-3 डाउट है, रुक जा, अभी बैठे रहो। यह कल के वीडियो के साथ ले लूंगा। पता है, एक तो वो पूछा हुआ है हिस्टेरेसिस के बारे में, सिस्टम की। एक इलस्ट्रेशन 2 है, 5 है और 11 है शायद। जो भी है कल के मैं बता दूंगा, आज मन नहीं कर रहा। बाय।